नमस्कार। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व एथेंस की धरती पर एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसके व्यक्तित्व और कृतित्व में इतनी क्षमता है कि वह ना मरने, ना मिटने और ना ही विस्मरण होने की क्षमता रखता है। एथेंस की धरती पर जन्म लिए राजनीति विज्ञान के एक महान दार्शनिक, राजनीति विज्ञान के एक महान मर्मज्ञ, महान सिद्धांतकार प्लेटो का जन्म इस धरा पर उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म है जिन व्यक्तियों ने इस संसार को, इस भूभाग को, इस धरा को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। प्लेटो कहा जाता है कि यह एथेंस का ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने एथेंस को सुशासन, सुराज्य और एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहा और इसने सुकरात से शिक्षा ली और राजनीति विज्ञान का जनक जिसे कहा जाता है अरस्तु, उसका गुरु बना। और ये जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की जोड़ी थी, इस जोड़ी ने विश्व को एक ऐसे महान सिद्धांतों, ऐसे महान दर्शनों को दिया जिन दर्शनों को आधार बनाकर आज विश्व की राज्य व्यवस्थाएं, विश्व की शासन प्रणालियां संचालित हो रही हैं। इसी महत्व को देखते हुए हमारे सिलेबस में जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है, उस सिलेबस में वेस्टर्न थिंकर में प्लेटो को भी रखा गया है। ऐसे में हमें पढ़ना है कि प्लेटो के वे कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे दर्शन हैं, ऐसे विचार हैं जिन विचारों का एक महत्वपूर्ण योगदान है और जिनसे हमारे परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाते हैं। मेनली जो प्लेटो था उसका विशेष फोकस जिस विषय पर था वह विषय था एक आदर्श राज्य का निर्माण कैसे किया जाए। इसी आदर्श राज्य के निर्माण के लिए खास करके उसने कई ग्रंथों की रचना की, कई दर्शनों की रचना की, कई सिद्धांतों की रचना की, कई विचारों का प्रतिपादन किया। तो देखते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से ऐसे विचार, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दर्शन जिन्हें प्लेटो के द्वारा दिया गया और उनका हमें अध्ययन करना है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में प्रत्यय का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया, उप आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया गया, उसके बाद इन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत दिया कि न्याय क्या है, फिर इन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया, फिर इसके बाद इन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया और साम्यवाद में उन्हें संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद का भी जन्म दिया। परिवार विषयक साम्यवाद में इन्होंने कहा कि पत्नी किसी की नहीं होनी चाहिए बल्कि जितनी भी स्त्रियां हैं उन स्त्रियों पर सबका अधिकार होना चाहिए, यानी कि हर स्त्री हर पुरुष की पत्नी हो सकती है। एक नया कॉन्सेप्ट है साम्यवाद में, इसको भी प्रतिपादित किया प्लेटो ने, उनको भी पढ़ेंगे। और कहा जाता है कि प्लेटो प्रथम फांसीवादी विचारक है। इसके पीछे क्या तर्क हैं जिन तर्कों के आधार पर यह कहा जाता है कि प्लेटो प्रथम फांसीवादी विचारक है। फिर हम जानेंगे कि आखिर प्लेटो की क्या प्रासंगिकता है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इस सबसे पहले हम प्लेटो का एक आदर्श राज्य क्या है, उस आदर्श राज्य की संकल्पना क्या है, आदर्श राज्य को किस प्रकार से स्थापित करने की कोशिश प्लेटो के द्वारा की गई है, इन सारे तथ्यों को, इन सारे पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने आपको राज्य के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वर्तमान में जो वैधानिक रूप से राज्य माना जाता है वह क्या होता है। ये हम थिंकर की दृष्टि से, यानी कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने राज्य के बारे में जो बोला है हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि हम एक सर्वमान्य परिभाषा, एक सर्वमान्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हम प्लेटो की दृष्टि से बात करेंगे कि आखिर प्लेटो क्या कहता है राज्य पर, ना कि हम उस राज्य की बात करेंगे जिस राज्य को राजनीति शास्त्र में सभी राजनीति शास्त्रियों ने स्वीकार किया है।
मसलन कि हम जानते हैं कि जो राज्य होता है इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें राज्य की एक जनसंख्या होनी चाहिए, राज्य का एक भूभाग होना चाहिए, राज्य की एक सरकार होनी चाहिए और राज्य के पास संप्रभुता होनी चाहिए, यानी कि अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को लेने की जो क्षमता है या कैपेसिटी है वह राज्य की होनी चाहिए। हम इस राज्य का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस राज्य का अध्ययन कर रहे हैं जिस राज्य का किस प्रकार से संकल्पना होनी चाहिए प्लेटो ने दी है। तो हम प्लेटो की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए? प्लेटो की दृष्टि से। हम प्लेटो के माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि अपने माइंड की या किसी अन्य व्यक्ति की या किसी सर्वमान्य परिभाषा की। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। हम प्लेटो के राज्य का जो विचार है, जो राज्य का सिद्धांत है, उसमें क्या क्या पहलुओं को पढ़ेंगे। एक सामान्य सा पहलू पढ़ेंगे कि आखिर राज्य क्या है, किस प्रकार के राज्य की वह बात करता है, फिर वह अपने आदर्श राज्य में क्या क्या घटक या कंपोनेंट्स चाहता है, या सिंपल से हम कहें कि जिस राज्य का प्रतिपादन प्लेटो ने किया उसके लक्षण क्या हैं। फिर जिस आदर्श राज्य की संकल्पना प्लेटो ने की, उस संकल्पनाओं में जिन संकल्पनाओं को, जिन सिद्धांतों को प्लेटो ने शामिल किया, उसकी कुछ बुनियादी समस्याएं हैं, कुछ बुनियादी कमियां हैं, उन बुनियादी कमियों को भी जानेंगे। फिर एक समग्र मूल्यांकन करेंगे कि आखिर जिस आदर्श राज्य की बात प्लेटो करता है, उस आदर्श राज्य की क्या अच्छाइयां हो सकती हैं जो हम वर्तमान संदर्भ में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें यह भी पढ़ना है कि प्लेटो की प्रासंगिकता क्या है। तो प्लेटो की प्रासंगिकता को हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसके कुछ जो सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों से जो अच्छी बातें हैं, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, रिलेवेंस से उनका यूज होता है, उन्हीं बातों को, उन्हीं बिंदुओं को हम शामिल करेंगे, तो उसका एक मूल्यांकन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक सामान्य सा पहलू प्लेटो के आदर्श राज्य की। फैक्चुअल दृष्टि से एक चीज आप याद कर सकते हैं कि जो आदर्श राज्य की संकल्पना है, इस संकल्पना को प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में किया है। सामान्य सी बात है, याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब राजनीति विज्ञान आप पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड आप नेट जेआरएफ का एग्जाम भी देते होंगे, और नेट जेआरएफ में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो जो आदर्श राज्य की संकल्पना है, इस राज्य की संकल्पना को उन्होंने अपने एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक, उसमें इसका वर्णन किया, और उन्होंने बताया कि हम एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिस राज्य में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। जिस प्रकार से आप रामायण में राज्य की संकल्पना पढ़ते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो, कोई व्यभिचारी ना हो, कोई किसी के साथ अभद्रता न करे, कि कोई किसी के साथ शोषणपरक व्यवहार न करे, और राज्य भी जनता के प्रति किसी भी प्रकार का शोषण न करे, और नैतिकता का ही बोलबाला हो, अनैतिकता किसी भी प्रकार से राज्य में ना हो। तो ये जो प्लेटो है, प्लेटो यही मतलब जितने भी अच्छी बातें हो सकती हैं, सुशासन की जितनी बातें हो सकती हैं, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, वहाँ का जो भी नागरिक है उस व्यक्ति के साथ वहाँ के रहने वाले व्यक्ति और उस राज्य का जो शासक है वह हमेशा सकारात्मक व्यवहार करे, उसमें किसी भी प्रकार के कानून ना हो, किसी भी प्रकार का पुलिस ना हो, यानी कि सेना ना हो, इन सब चीजों की कोई नीड ना हो, यानी कि सभी लोग अपने अकॉर्डिंग सतमार्ग पर चले, यानी कि हर व्यक्ति स्वयं न्याय करे। न्याय का मतलब क्या हुआ? कोई किसी के साथ गलत कार्य ना करे। अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति सत मार्ग पर रहे, कोई किसी का किसी भी प्रकार से नुकसान ना करे, तो क्या है, ये वहां के रहने वाले प्रत्येक निवासी न्याय प्रवृत्ति के हैं, न्याय प्रवृत्ति के हैं। तो प्लेटो कहता है कि हम जिस राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उस राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अवगुणी व्यक्ति ना हो, वहां जो राजा हो वो दार्शनिक राजा हो, और राजा किसी कानून से बंधा ना हो, राजा किसी भी प्रकार से कानून से न बंधा हो, राजा पर किसी भी प्रकार की सत्ता का कोई नियंत्रण ना हो, यानी कि प्लेटो एक निरंकुश राजा की संकल्पना करता है। किसके लिए? अपने आदर्श राज्य की। और वह निरंकुश राजा की संकल्पना क्यों करता है? क्योंकि कहता है हमारा जो राजा होगा वह दार्शनिक राजा होगा, एकदम पढ़ा लिखा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, सुपरमैन जैसा होगा। उसका एक ही उद्देश्य होगा कि वह जनता की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा,
और यहाँ तक प्लेटो ने कहा कि हमारा जो राजा होगा उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, वह सरकारी आवास में नहीं रहेगा, सरकारी बंगला नहीं होगा, सरकारी गाड़ी उसके पास नहीं होगी, उसकी अपनी कोई वाइफ नहीं होगी, बल्कि वह पूरे समाज की पत्नियों को अपनी पत्नी समझेगा, वह समाज के प्रत्येक बच्चे को अपनी संतान समझेगा। यानी कि इस प्रकार का राजा जिसका अपना न निजी परिवार है न निजी संपत्ति है, इस प्रकार के राजा को अपने राज्य के संचालन का अधिकार देता है। तो ये सामान्य सा पहलू था। मतलब निष्कर्षता यही है आदर्श राज्य उसका कि ऐसा राज्य जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति खुशी से समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन करे, और इस खुशी और इस समृद्धि का जो पहिया है इसका संचालन एक दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाएगा। तो देखते हैं कि और क्या लक्षण हैं, जिन लक्षणों को या जिन पहलुओं को प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शामिल करने की कोशिश की है। पहली बात है इसमें कि राज्य का संचालन एक दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक ऐसा राजा होगा जिसके पास ज्ञान की संप्रभुता होगी। क्या ज्ञान की संप्रभुता होगी? उसे राज्य संचालन का, राज्य की गतिविधियों के नियंत्रण का, राज्य को कंट्रोल करने की सारी कैपेसिटी होगी। यानी कि दार्शनिक राजा, प्रचंड विद्या को धारण करने वाला, राजपाट के संचालन के लिए उसके पास संपूर्ण ज्ञान होंगे। और उसको दार्शनिक तब बनाया जाएगा जब वहां एजुकेशन का जो स्तर है उस हायर एजुकेशन को प्राप्त किया हुआ होगा। यानी कि जो शिक्षा होगी, शिक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त किया व्यक्ति ही दार्शनिक राजा होगा। फिर राजा पारिवारिक विषय साम्यवाद का पालन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पारिवारिक विषय साम्यवाद के पीछे उसका तर्क था कि किस प्रकार से पारिवारिक साम्यवाद के माध्यम से राजा हमेशा सत्मार्ग पर, यानी कि अच्छाइयों को ही, अच्छाई से युक्त कार्य ही करेगा। पहले आप जान लीजिए पारिवारिक साम्यवाद क्या है। पारिवारिक साम्यवाद का मतलब ये हुआ, प्लेटो ने कहा कि राजा की अपनी कोई पत्नी नहीं होगी। क्या? राजा की अपनी कोई पत्नी नहीं होगी। इसके पीछे उसने पशुवत आचरण को नहीं स्वीकार किया, बल्कि उसने कहा कि यदि राजा की पत्नी नहीं होगी तो राजा को अपना जो परिवार होता है, परिवारवाद नहीं बढ़ेगा। राजा अपने पुत्र के प्रति कोई अच्छा काम, अपने पुत्र के लिए कोई अच्छा, अपनी पुत्री के लिए कोई अच्छा काम नहीं, बल्कि समाज में या उस राज्य में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, बच्चे बच्चियां हैं और महिला पुरुष हैं, लड़की लड़कियां हैं, उन सबको अपना समझेगा। ऐसी स्थिति जब पूरे समाज को राजा अपना समझेगा तो उनके साथ हमेशा सकारात्मक व्यवहार करेगा। शिक्षा देगा तो सबके लिए शिक्षा देगा कि भाई सारे जब राजा ये समझने लगे कि पूरी प्रजा ही हमारी संतान है, तब किसके साथ वह भेदभाव करेगा? अगर ऐसी स्थिति आएगी तो फिर वह उसी व्यक्ति को प्रेफर करेगा जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर वह उसका कोई स्थापित या खुद उसका स्वयं कोई पुत्र पुत्री है तो अगर अयोग्य भी है, आप इतिहास में देखते हैं कि भारत की इतनी दुर्दशा होने के पीछे कारण है कि राजा का अयोग्य पुत्र भी राजा ही बना है। तो प्लेटो कहता है कि यदि राजा का कोई पुत्र पुत्री होगा ही नहीं, वह पूरे समाज को अपना पुत्र पुत्री मानेगा, तो वह भेदभाव नहीं करेगा किसी प्रकार से। जब भेदभाव नहीं करेगा तो एक उत्तम स्थिति प्राप्त होगी। तो आदर्श राज्य का जो संचालन होगा एक दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाएगा, और दार्शनिक राजा परिवार विषयक साम्यवाद का पालन करेगा। फिर तीसरी बात प्लेटो ने क्या कही? प्लेटो ने कहा कि राजा के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। मतलब भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ावा दिया जाएगा। जब राजा के पास अब संपत्ति नहीं होगी, जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप राजा तभी बनेंगे, आपको राजा बनने के लिए प्राथमिक शर्त है कि आपके पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। आप देखते हैं आज नरेंद्र मोदी को इतनी प्रतिष्ठा मिलने का कारण क्या है? परिवार विषयक साम्यवाद और निजी संपत्ति। इतने जनता जो आक्रोशित होती है फिर भी वो मोदी को क्यों स्वीकार कर लेती है? इसीलिए कि ना इनके पास पत्नी है, ना इनके पास बच्चे हैं, ना इनके पास कोई निजी संपत्ति है। इनके ना रहने पर ये पूरी संपत्ति इस देश की है। देख रहे हैं प्लेटो की प्रासंगिकता। तो वही बात है, राजा के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। जब राजा के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो राजा अपनी जो अधिकतम कोशिश है वह राज्य के मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण पर करेगा। फिर तीसरी बात कही कि राजा कानून से बंधा नहीं होगा, बल्कि वह संप्रभु होगा।
राजा कानूनों से बंधा नहीं होगा, बल्कि वह संप्रभु होगा। यानी कि प्लेटो ने कहा कि राजा के पास संपत्ति नहीं होगी, राजा के पास अपनी वाइफ नहीं होगी, राजा के पास अपनी पत्नी नहीं होगी, अपने बच्चे नहीं होंगे, संपत्ति नहीं होगी। तो उसके बाद उसने कहा कि जब इतनी चीजें नहीं होंगी तो राजा को किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है सिवाय राज्य के विकास के लिए। और राज्य के विकास के लिए फिर उसे जो मन में आए वही करे, उसे कानूनों से ना बांधा जाए, संविधान से उन्हें ना बांधा जाए। यानी कि राजा का हुक्म, राजा की कही गई प्रत्येक बात ही कानून है। अल सुल्तान जिल्ले जुलालू, यानी कि साफ साफ ये जो राजा होगा वह ईश्वर का प्रतिनिधि है धरती पर, और ईश्वर के प्रतिनिधि को किसी इंस्ट्रक्शन की, किसी कानून की कोई नीड नहीं है। तो अगली बात क्या कही कि राजा कानूनों से बंधा नहीं होगा, बल्कि संप्रभु होगा। संप्रभु मतलब उसके मन में जो आएगा, और मन में जो आने का मतलब यह है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए अगर उसे लगता है कि राज्य की जनसंख्या को 10,000 पर कंट्रोल करना है तो रूल निकाल दिया जाएगा कि आज से यहाँ की निवासी एक ही संतान को जन्म देगी। या लगता है कि कोई व्यक्ति पूरे समाज के लिए घातक हो सकता है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, और उस दंड के लिए राजा का एक ही लफ्ज, एक ही वर्ड, एक ही सर्कुलर अंतिम होगा। तो राजा संप्रभु होगा, राजा के लिए कानूनों की कोई व्यवस्था नहीं होगी। राजा ने जो किया, राजा जो करेगा वही कानून है। ये कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। फिर राजा का जनमत पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि इसमें 2-3 बातें निकल के आ रही हैं कि जनता राजा का चुनाव नहीं करेगी, मतलब कि एक राजतंत्र की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर जनमत का कोई नियंत्रण राजा पर नहीं है, इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि राजा जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं हो रहा है, या निर्वाचित भी हो रहा है तो जनता उस पर प्रेशर नहीं बनाएगी कि आप जल नीति बनाइए, आप 5 किलो राशन फ्री दीजिए। यानी कि इस प्रकार की कोई जनमत काम नहीं करेगी। तो काम को क्या करेगी उस पर? तो राजा की अंतरात्मा की आवाज उस पर नियंत्रण रखेगी। यानी कि अंतरात्मा अगर कहेगी कि 5 किलो राशन देना चाहिए जनता को, तब राजा देगा। जनता नहीं कहेगी कि 5 किलो राशन हमें दे दीजिए। अंतरात्मा की अगर आवाज कहती है कि इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, तो उसकी अंतरात्मा बोलेगी राजा कि इसका गला काट देना चाहिए, इसका सर काट देना चाहिए, कि इसकी पूरी शरीर को बोटी बोटी काट कर फ्राई कर देना चाहिए। ये उस राजा की अंतरात्मा की आवाज है। कौन कह रहा है? प्लेटो। फिर अगली बात क्या कही है आदर्श राज्य में प्लेटो ने? अगली बात प्लेटो ने कही कि राज्य न्याय पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जस्टिस, जो स्टेट होगा वह बेस्ड ऑन जस्टिस, न्याय पर। और न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो ने न्याय की संकल्पना में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत कर्मों को करे, वही न्याय है। यानी कि एक तरीके से इसने कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया था। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने कहा कि 3 वर्ग होने चाहिए, एक शासक, दूसरा उत्पादक वर्ग होना चाहिए, और तीसरा वर्ग सैनिक वर्ग होना चाहिए, या शासक, सैनिक और उत्पादक। और इन तीनों वर्गों का न्याय क्या है कि शासक अपना कार्य करे, सैनिक अपने सैन्य व्यवस्था से या सैनिक से जुड़े कामों को करे, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कार्यों को करे, और उत्पादक वर्ग जिसमें कई वर्ग शामिल हो सकते हैं, कई जातियां शामिल हो सकती हैं। ये जातियां या ये वर्ग, इनको जो कार्य दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बनिया है या वैश्य है, तो वैश्य अपना काम करे, यानी कि व्यापार का काम करे। धोबी है वह धुलाई का कार्य करे। ये कौन कह रहा है? अरस्तु, प्लेटो, मैं नहीं। प्लेटो का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और प्लेटो का राज्य का सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। तो शासक क्या है? शासक का कार्य क्या है? वह राज्य संचालन का कार्य करे। सैनिक का कार्य क्या है? वह राज्य की सुरक्षा करे। तो यही बात जो है प्लेटो की, यही न्याय है। यानी कि जिसको जो कार्य दिया गया है वह वही कार्य करे, अगला कोई दूसरा कार्य न अडॉप्ट कर ले। और जब कोई व्यक्ति या वर्ग जिसको ये कार्य दिए गए हैं, ये अपने अपने कार्य को करेंगे, तो अन्याय की कोई व्यवस्था उत्पन्न ही नहीं होगी। तो प्लेटो का जो राज्य का सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि राज्य जो है न्याय की व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए। और न्याय क्या है? जिसको जो कार्य दिया गया है वह कार्य करे। फिर अगला इसी में कहा कि राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह शिक्षा की व्यवस्था करे। और शिक्षा की व्यवस्था में प्लेटो ने कहा
कि राज्य प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसने कहा कि जो सामान्य शिक्षा है उससे राज्य के प्रत्येक नागरिक को दी जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात। और फिर कहा कि जब एक सामान्य शिक्षा हो जाए तो सामान्य शिक्षा के बाद एक परीक्षा आयोजित कराया जाए, उस परीक्षा में जो लोग पास हो जाएं फिर उन्हीं को शिक्षा दी जाए, फिर उसके बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाए, उस परीक्षा में भी जो व्यक्ति पास हो जाएं उन्हें शिक्षा दी जाए। यानी कि इसने प्लेटो ने 3 प्रकार की शिक्षा की बात की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। आगे हम इस पूरा विस्तृत पढ़ेंगे क्योंकि इसी शिक्षा व्यवस्था से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ अभी हम राज्य की संकल्पना के पहलुओं को पढ़ रहे हैं, तो उस राज्य की संकल्पना में यह भी शामिल है कि राज्य या व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, और शिक्षा किस प्रकार से दी जाए इसका डिजाइन जो है, इसका निर्माण जो है कौन करेगा? राज्य करेगा। आज भी हो रहा है, जैसे देखो अभी नई शिक्षा नीति लागू की गई भारत में। फिर अगली बात क्या कही अरिस्टो ने कि राज्य में क्या होना चाहिए? इन्होंने कहा कि राज्य में 3 वर्ग होंगे। अभी हमने आपको बताया था, पहला वर्ग बताया शासक, दूसरा बताया सैनिक, और तीसरा बताया उत्पादक। ये 3 तरह के जो वर्ग हैं ये राज्य में होने चाहिए। किसके राज्य में? प्लेटो के प्रतिपादित राज्य में। शासक वर्ग वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम ज्ञान को रखता होगा, यानी कि ज्ञान की संप्रभुता उसके पास होगी। सैनिक वर्ग वह होगा जो शारीरिक रूप से मजबूत होगा, फौलादी प्रकार का होगा, जिसमें जज्बात बहुत अधिक होगा, उसे सैनिक बनाया जाए। और उत्पादक वर्ग वे व्यक्ति होंगे जिनकी जो उत्पादन की कैपेसिटी है, जिनको पैसे की अधिक चाहत है, उन सबको उत्पादक श्रेणी में रखो। तो ये 3 वर्ग हैं जो प्लेटो के आदर्श राज्य में है। फिर अगली बात क्या कही? आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए? आदर्श राज्य में उन्होंने कहा कि राज्य कला संस्कृति की व्यवस्था करेगा, यानी कि किस प्रकार की कल्चरल वैल्यू, किस प्रकार की संस्कृति होनी चाहिए कि सभी लोग हाफ पैंट शर्ट पहनेंगे, सभी लोग फुल पैंट शर्ट पहनेंगे, कौन गाना गाएगा, कौन मूवी देखेगा, इन सारी ये सब क्या है? कला और संस्कृति के पार्ट्स हैं। तो इन कला और संस्कृति का निर्माण कौन करेगा? राज्य करेगा, यानी कि व्यक्ति नहीं करेगा। सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा? राज्य। फिर अगली बात क्या कही और सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, और जो कि आज पूरे वैश्विक स्तर पर मानी जा रही है कि दोनों बातें वैश्विक स्तर पर मानी जा रही हैं। पहली बात, जनसंख्या कम होनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर यह बात मानी जा रही है कि प्लेटो ने कहा कि अगर आप आदर्श राज्य चाहते हैं और आदर्श राज्य में चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो आपको राज्य की जो जनसंख्या है उससे कम रखनी होगी। और आज भी देख रहे हैं विश्व जनसंख्या से परेशान है, देख रहे हैं। प्लेटो की प्रासंगिकता भी आगे पढ़ाएंगे। तो ये बात कही, और ये एक बात ये कही जो कि पूरा विश्व नहीं मानता, कोई नहीं मानता। प्लेटो ने कहा कि जो हम आदर्श राज्य चाहते हैं उस आदर्श राज्य का जो भूभाग है वह कम होना चाहिए। इसके पीछे उसका तर्क था कि अगर बड़ा भूभाग हो जाएगा तो राजा उसका नियंत्रण नहीं कर पाएगा, फिर उसमें समस्याएं उत्पन्न होगी। लेकिन आज तो सभी लोग अपने भूभाग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये लगभग 9 पॉइंट ऐसे थे जो हमने आपको बताया कि प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य में किन किन बातों की या किन किन पहलुओं को शामिल करने की बात रखता है। अब प्रश्न जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था उसका सामान्य परिचय बताते हुए उसके की पॉइंट्स को या उसकी संकल्पनाओं को या पहलुओं को बताएं। लेकिन प्रश्न कभी यह भी बन सकता है कि भाई प्लेटो का जो आदर्श राज्य था इसकी समस्या क्या है? तो इसकी कुछ समस्याओं को भी देख लेते हैं। पहली बात ये इसकी समस्या है कि प्लेटो ने कहा कि राजा संप्रभु होना चाहिए। अब आप निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाह रहे हैं, यानी कि राजा पर कोई नियंत्रण ही ना हो। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि निरंकुशता किसी भी राज्य में लगभग नहीं है। वहां का जो शासक है, वहां का जो पॉलिटी या राज्य व्यवस्था का संचालन करने वाला व्यक्ति है, उस पर चाहे कानून हो चाहे जनमत हो उसका नियंत्रण है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है प्लेटो के आदर्श राज्य की कि वह एक निरंकुश राजा की बात कर रहा है। राजा नशे में भी है तब भी जो बोल दिया वही माना जाएगा, किसी भी प्रकार का नियंत्रण ही नहीं है। मतलब
आप पूरी जनता को एक तरीके से गुलाम बनाकर रख रहे हैं। आप गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुलाम राज्य व्यवस्था का संचालन करने के लिए आप एक आदर्श राज्य बोल रहे हैं। हम आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें केवल आदर्श और संपूर्ण शक्ति का जो मालिक है आपने राज्यों को बना दिया गया। तो पहली आलोचना की जाती है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है या निरंकुश राज्य की स्थापना करने का एक माध्यम है। फिर पशुवत जगत को बढ़ावा देता है। पशुवत जगत को बढ़ावा कौन देता है? इसका पारिवारिक विषयक साम्यवाद, पारिवारिक विषयक साम्यवाद। प्लेटो ने कहा कि किसी की कोई पत्नी नहीं होगी, एक पत्नी सबकी पत्नी होगी। मतलब क्या ये वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है कि एक नाम की महिला है और ये सबकी पत्नी हो जाए पूरे राज्य की? बताइए ये कौन सा आदर्श राज्य है? ये तो आप पशुवत आचरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मान लीजिए वायु नाम की लड़की है, इसको सब अपनी वाइफ मान रहे हैं। बताइए ये कैसा आदर्श राज्य है जिसमें पशुवत जीवन को आप बढ़ावा दे रहे हैं? किस प्रकार से प्रासंगिकता प्लेटो की हो सकती है? तो दूसरी सबसे बड़ी आलोचना की जाती है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह पशुवत आचरण को बढ़ाने वाले राज्य की स्थापना करने का माध्यम है। तीसरी आलोचना, व्यक्ति को मशीन का पुर्जा समझना। भाई राजा को आपने निरंकुश बना दिया, व्यक्तियों को शिक्षा किस प्रकार से मिलनी चाहिए, व्यक्तियों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कल्चर्स क्या होने चाहिए, व्यक्तियों की पत्नी कौन होनी चाहिए, कौन नहीं होनी चाहिए, इन सब का निर्धारण जब राजा करेगा, व्यक्ति के पास स्वनिर्णय लेने का कोई क्षेत्र ही नहीं बचा, अपनी पत्नी को चुनने का जब क्षेत्र नहीं बचा तो अब व्यक्ति कहाँ बचा? व्यक्ति तो पुर्जा हो गया। रिंच से उसको कस दीजिए, पेचकस से उसको कस दीजिए। तो आलोचना की जाती है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उस आदर्श राज्य में व्यक्ति केवल मशीन मात्र है। फिर विधि के शासन की अवहेलना, क्योंकि आप जानते हैं कि विधि के शासन यानी कानून के शासन की बात वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जाती है और कहा जाता है वही शासन व्यवस्था, वही राज्य व्यवस्था सर्वोत्तम है जिसमें विधि का शासन है। और प्लेटो क्या कहता है कि राजा किसी विधि से बंधा नहीं होगा, राजा अंतरात्मा की आवाज से बंधा होगा। मतलब कानून का कोई बात नहीं है, संविधान की कोई बात नहीं है। किस प्रकार का आदर्श राज्य है? तभी तो आलोचना की जाती है। फिर कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी न्याय संगत नहीं। वही हो गया कि जिसको जो काम दिया गया है, मान लीजिए कोई वैश्य व्यक्ति है, अभी ये भी व्यापार का काम करता था लेकिन इसकी संतान हुई, इसकी संतान बहुत पढ़ी लिखी है और यह कोई और भी काम कर सकती है या सैनिक बनने की क्षमता रखती है, लेकिन नहीं, आपका पिता वैश्य है, व्यापार करता था तो आप भी व्यापार करिए। ये क्या हुआ कि आप समाज को जो उसकी क्षमता है उस क्षमता का उसको दोहन ही नहीं करने दे रहे हैं, बल्कि आपने एक कार्य डिसाइड कर दिया गया कि आप यही काम करेंगे, आप जीवन भर पढ़ाएंगे ही। अरे हो सकता है पढ़ाने वाला व्यक्ति के अंदर और कोई कैपेसिटी बढ़ जाए, वो प्रधानमंत्री बनने की सोचे, लेकिन आप कह देंगे नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं बनिए क्योंकि आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है यह भी तो गलत है। किस प्रकार के आदर्श राज्य की आप बात कर रहे हैं? फिर खोज और अनुसंधान को रोकने का प्रयास। भाई खोज और अनुसंधान कब होगी? जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है और उसे कार्य करते करते उसे लगता है कि वह शिक्षा के क्षेत्र की ही बात है मान लीजिए, लेकिन आपने तो बता दिया शिक्षा का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा, यानी कि वहां का शासक करेगा। तो ऐसे में जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो भी तो नहीं हो पाएगी। और आप कहते हैं कि आपका अपना निजी परिवार नहीं होना चाहिए। अरे जब अपना निजी परिवार होता है तो व्यक्ति उस परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, और जब वह अच्छा करता है तो मान लीजिए अपने परिवार के लिए वह संपत्ति का अर्जन कर रहा है, तो संपत्ति का अर्जन किसी भूभाग में ही तो कर रहा है, और उस संपत्ति का जब उसने अर्जन किया तो उसका तो पूरा जो योगदान है वो देश की जीडीपी में भी है। लेकिन आप कह रहे हैं अपनी पत्नी ही न रखें। और जिस राजा की आप बात करते हैं कि दार्शनिक राजा होगा, उसकी कोई पत्नी ना हो, उसके पास कोई धन ना हो, क्या विश्व में कहीं ऐसा उदाहरण मिल सकता है? आज तक की राज्य व्यवस्था में कभी ऐसा उदाहरण मिला
कि उसके पास कोई संपत्ति ना हो। राजा है, अरे राजा शासक के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। पता चला राजा सार्वजनिक भोजनालयों में बैठकर भोजन कर रहा है और वहां अटैक हो गया, राजा भोजन ही करते रह गया। राजा के का एक अलग से प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए। बिना प्रशासनिक तंत्र के आप किस प्रकार से राज्य का संचालन करेंगे? राजा के पास विभाग होने चाहिए। राजा है, जो व्यक्ति राजा है, हो सकता है कि समाज के कुछ व्यक्ति उससे नाराज हो, क्योंकि समाज का व्यक्ति कभी ना कभी गलती करेगा और गलती सुधारने का कार्य राज्य का है, और राज्य सुधारेगा कैसे? उसे दंड देगा, और राजा ने दंड दिया है। राजा सार्वजनिक भोजनालय भोजन कर रहा है, जिस व्यक्ति को दंड मिला है वो व्यक्ति आके राजा के भोजन में जहर मिला दे, इसकी सिक्योरिटी कौन लेगा? तो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर कहा जाता है कि ये जो प्लेटो है, इसका जो आदर्श राज्य है वो कल्पना पर आधारित है। वो कल्पना कर रहा है कि हाँ, सुबह हेलीकॉप्टर आएगा और मैं पूरे विश्व का भ्रमण करूंगा, मतलब कपोल कल्पित, जिस बात में ना कोई तर्क है ना कोई दम है। इस प्रकार के वह राज्य की स्थापना करना चाहता है। वह कहता है कि राज्य ही शिक्षा देगा। अरे आज वैश्विक स्तर पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, हर चीज पर नियंत्रण राज्य का होगा, कैसे काम होगा? भारत सरकार को देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस भारत में तो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। फिर इस तरीके से कहते हो भूभाग कम रखो। कौन सा ऐसा देश है जो कहता है हमारा भूभाग कम हो जाए? सभी लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सभी लोग चेष्टा करते हैं। देखिए रूस को, यूक्रेन पर अटैक किया है, कितना भूभाग उसका अधिग्रहित कर लिया है। चीन को देखो, भारत पर अटैक करके एक्साइज चीन ले गया। पाकिस्तान को देखो, भारत का पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो लेके चला गया जो भारत का भूभाग था। भारत ने देखो सिक्किम को मिला लिया अपने में। तो आदर्श राज्य कहाँ दिख रहा है? कहाँ भूभाग कम हो रहा है? सब लोग तो अपना भूभाग बढ़ा रहे हैं। तो राजनीति को ऑप्शनल में आपको पढ़ाया जा रहा है, आप ऐसे सिद्धांत दे रहे हैं जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रासंगिकता है। राजा दार्शनिक होना चाहिए, यानी कि राज्य का कमान उसी व्यक्ति के हाथ में हो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। अशिक्षित लोगों को ना वहां भेजा जाए। नहीं, अशिक्षित लोग क्या करेंगे? ऐसे संधि समझौते करेंगे, ऐसे न्याय बनाएंगे, ऐसे न्याय के सिद्धांत बनाएंगे, ऐसे विधान, ऐसे कानून बनाएंगे जिनसे राज्य को नुकसान ही नुकसान होगा। तो ये था प्लेटो का आदर्श राज्य की संकल्पना। आदर्श राज्य की संकल्पना में उसने किन किन बातों को शामिल किया, और जिन बातों को शामिल किया उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को भी हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख लेते हैं। सामान्य पहलुओं के तहत आदर्श राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन इसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया है। यह कल्पना के पहलुओं पर आधारित राज्य व्यवस्था है और यह व्यवहारिक पहलुओं की बजाय नैतिक पहलुओं को अधिक स्वीकार करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि आदर्श राज्य के घटक या पहलू या स्वरूप क्या हैं जिसका प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा किया गया है। पहली बात है, इसमें राज्य का संचालन दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाएगा। राजा पारिवारिक विषयक साम्यवाद का पालन करेगा। दूसरी बात है, राजा के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। तीसरी बात है, राजा कानूनों से बंधा नहीं होगा बल्कि वह संप्रभु होगा। राजा पर जनमत का नियंत्रण नहीं होगा बल्कि वह अंतरात्मा की आवाज से नियंत्रित होगा। राज्य न्याय पर आधारित होगा। राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य में 3 वर्ग होंगे, शासक, उत्पादक और सैनिक। अगली बात है, राज्य कला संस्कृति की व्यवस्था करेगा। फिर इसी में अगली बात है, राज्य का भूभाग कम होगा और जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। फिर इसी में अगली बात जो है वह इस बात पर है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य की संकल्पना है उसकी समस्याएं क्या हैं। उसकी पहली समस्या है कि यह एक निरंकुश राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। अगली बात है कि यह पशुवत जगत को बढ़ावा देने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना करता है। इस राज्य में व्यक्ति को मात्र मशीन का पुर्जा समझा गया है और विधि के शासन की अवहेलना की गई है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी न्याय संगत नहीं है। खोज और अनुसंधान को रोकने का प्रयास किया गया है। आई थिंक आज की ये जो क्लास थी, जिस क्लास में हमने प्लेटो के इस सिद्धांत को शामिल करने की कोशिश की, यह क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।